प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKBM इंटर कॉलेज दिलदारनगर गाजीपुर से। प्यारे बच्चों, आज हम भौतिक विज्ञान की कक्षा में हम कक्षा 11 के चैप्टर समतल में गति, प्लेन इन मोशन को हम पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, समतल में गति में आज का जो हमारा कंटेंट है, दो से अधिक वेक्टरों को बहुभुज विधि से जोड़ना। दो से अधिक वेक्टरों को कैसे हम बहुभुज विधि से जोड़ते हैं, जैसा पिछले हम कक्षा में प्यारे बच्चों बता चुके हैं कि दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। दो वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि पर हम चर्चा कर चुके हैं। हम दो वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज दो वेक्टरों के जोड़ने की दो से अधिक वेक्टरों के जोड़ने की बहुभुज विधि की हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, तो आज हमारा आज का कंटेंट है दो से अधिक वेक्टरों के जोड़ने की बहुभुज विधि। यह भी एक ज्यामितीय विधि ही है। हम बहुभुज दो से अधिक वेक्टरों को बहुभुज विधि से जोड़ने के लिए हम सबसे पहले दो से अधिक वेक्टरों को प्यारे बच्चे मान लेते हैं। हमारे पास माना हमने एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है और एक C है और एक D है। इस प्रकार है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हमने चार वेक्टरों को इस प्रकार मान लिया है। अब हम प्यारे बच्चों हमको क्या करना है, इन चारों वेक्टरों को जोड़ना है। तो बहुभुज विधि से भी जोड़ने के लिए इन चारों वेक्टरों को हम त्रिभुज विधि का ही उपयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे आपके सामने हम इसको किस प्रकार जोड़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्यारे बच्चों, हम इसको त्रिभुज विधि से ही जोड़ेंगे। तो सबसे पहले जैसे दो वेक्टरों को जोड़ते थे, ठीक उसी प्रकार पहले A और हम B को जोड़ते हैं। A और B को जोड़ने के लिए सबसे पहले जैसे हमने वेक्टर A माना था, उसी प्रकार सबसे पहले वेक्टर A खींच देते हैं। वेक्टर A खींचने के बाद प्यारे बच्चों, वेक्टर A के नोक से प्रारंभ करके हम वेक्टर B खींचते हैं। त्रिभुज विधि में आपने देखा था, वेक्टर A के प्रारंभिक सिरे को वेक्टर B के नोक से अगर हम मिला देते हैं तो हमारा एक परिणामी वेक्टर प्राप्त होता है, जो इन दोनों वेक्टरों का क्या होता है, योग होता है। तो वो हमारा परिणामी वेक्टर E है, जो A और B का क्या होगा, योग होगा। प्यारे बच्चों, हम लिख सकते हैं कि वेक्टर E बराबर A प्लस B होगा। जिस प्रकार हमने देखा था त्रिभुज विधि में हम दो वेक्टर A और B को जोड़ते थे तो उनका परिणामी R बराबर A प्लस B होता था, ठीक उसी प्रकार यहाँ दो वेक्टर A और B को हम जोड़ रहे हैं, लेकिन परिणामी को हमने E मान लिया है। तो E जो है A प्लस B के योग के क्या है, बराबर है। अब आगे प्यारे बच्चों देखेंगे, A और B का परिणामी क्या है, E है। अब इस E में हम क्या करते हैं, अब तीसरे वेक्टर को जो आपका C दिख रहा है, जैसे हमने माना था उसी दिशा में इसके नोक से वेक्टर C खींच देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके प्रारंभिक सिरे से हम जो है इसको मिलाते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे वेक्टर E में ही वेक्टर C को हम नोक से खींच देते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि A और B में C को हम जोड़ते हैं। अब इसके A के प्रारंभिक सिरे से C के नोक को मिला देते हैं, तो पुनः एक परिणामी वेक्टर F प्राप्त होता है, जो E प्लस C का क्या होगा, योग होगा। ये किसका योग होगा, E प्लस C का योग होगा। या प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, E हम जानते हैं A प्लस B है, तो आप देख सकते हैं कि जो परिणामी F है वो तीनों वेक्टरों का एक योग हो जाएगा। और ये किसका योग है, ये A प्लस B का योग है। अब प्यारे बच्चों, यह परिणामी वेक्टर F है, इसमें अगला वेक्टर D खींच देते हैं इसके नोक से। देखिए इसके नोक से D खींच दिया गया है। और हम क्या करेंगे, A के प्रारंभिक सिरे से इसके नोक को हम मिला देते हैं, तो एक परिणामी वेक्टर R प्राप्त होता है, जो F या D का योग होगा, या हम कह सकते हैं A प्लस B प्लस C प्लस D का क्या होगा, योग प्राप्त होगा। अब प्यारे बच्चों, आप ये देख रहे हैं, जो हमने ये जोड़ यहाँ पर खींचा है उसको हमने क्या किया, त्रिभुज विधि से खींचा है। कोई जरूरी नहीं है कि चारों बहुभुज विधि में चारों वेक्टरों को त्रिभुज विधि से खींचा जाए, चाहे ये भी कोई जरूरी नहीं है कि चारों वेक्टरों को क्रम से ही खींचा जाए। हम क्रम परिवर्तित करके भी वेक्टरों को खींच सकते हैं। जैसा कि आप देखें, इसमें त्रिभुज विधि का भी उपयोग नहीं किया गया, क्रम भी परिवर्तित करके देखा गया। इस प्रकार से भी हम इन वेक्टरों को जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार वेक्टर A माना गया, हमने वेक्टर A खींच दिया है, इसके नोक से प्रारंभ करके वेक्टर C खींच दिया है, वेक्टर C के नोक से प्रारंभ करके वेक्टर D खींच दिया है, वेक्टर D के नोक से प्रारंभ करके वेक्टर B खींच दिया है। अब जो पहला वेक्टर A है, इसका प्रारंभिक सिरे से वेक्टर B के नोक को हम मिला देते हैं, तो हमारा परिणामी वेक्टर R डैश प्राप्त हो जाता है, जो A प्लस C प्लस D प्लस
p हो जाएगा। इसमें देखेंगे क्रम परिवर्तित करके खींचा गया तो परिणामी वेक्टर r डैश a प्लस सी प्लस डी प्लस बी प्राप्त होता है। अब प्यारे बच्चों दोनों को गौर से देखेंगे, दोनों को खींचने के बाद वेक्टर r के परिमाण को नापें, वेक्टर r डैश के परिमाण को नापें तो दोनों समान आता है। तो हम कहेंगे कि लंबाई में r और r डैश क्या है, समान है। प्यारे बच्चों देखेंगे कि दोनों का दिशा भी समान है, साथ ही साथ दोनों r और r डैश समानांतर भी है। ऐसे दो वेक्टर जो परिमाण में समान, एक दूसरे के समांतर और दिशा में समान होते हैं उनको समान वेक्टर कहा जाता है। इसलिए हम वेक्टर r बराबर r डैश लिख सकते हैं। अब वेक्टर r जो है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा और r डैश जो है a प्लस सी प्लस डी प्लस बी हो जाएगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हम अगर क्रम से जोड़ें या क्रम परिवर्तित करके जोड़ें दोनों का परिमाण समान आता है तो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का जोड़ योग के साहचर्य नियम का क्या करता है, पालन करता है। प्यारे बच्चों तो आपसे परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि दो से अधिक वेक्टरों का जोड़ योग के साहचर्य नियम का पालन करता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम दिखा देंगे, ये सिद्ध करता है कि दो से अधिक वेक्टरों का जोड़ योग के साहचर्य नियम का पालन करता है। अब प्यारे बच्चों फिर एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं दोबारा, आप फिर से सुनेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं आज की कक्षा में, आज का हमारा कंटेंट क्या है। आज का जो हमारा कंटेंट ये है दो से अधिक वेक्टरों को बहुभुज विधि से जोड़ना। जैसा पिछली कक्षा में दो वेक्टरों को हमने त्रिभुज विधि से पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार हम यहाँ उसी त्रिभुज विधि से दो से अधिक वेक्टरों को जोड़कर बहुभुज विधि को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों बहुभुज का मतलब होता है दो से अधिक भुजा, यानी आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिन चार वेक्टरों को जोड़ना है उनको हम मान लेते हैं चित्र के अनुसार। हमने यहाँ मान लिया कि ये वेक्टर a है, ये हमने मान लिया कि वेक्टर b है, इस प्रकार हमने मान लिया कि वेक्टर c है और इस प्रकार हमने मान लिया कि वेक्टर d है। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि सबसे पहले इसमें हम वेक्टर a को खींचते हैं। गौर से देखिए, वेक्टर a को खींचते हैं, फिर इसके नोक से वेक्टर b खींचते हैं, फिर त्रिभुज विधि से वेक्टर a के प्रारंभिक सिरे को वेक्टर b के नोक से मिलाते हैं तो हम जानते हैं कि एक परिणामी प्राप्त होता है। उस परिणामी का नाम हम e रखे हैं, जो a और b का क्या होगा, योग होगा। अब a और b का योग क्या है, e है, तो e एक वेक्टर हो गया। इसके नोक से प्रारंभ करके जैसे c बना हुआ है हमने वेक्टर c को खींच दिया, फिर a के प्रारंभिक सिरे से c के नोक को मिलाते हैं तो पुनः एक परिणामी वेक्टर यह प्राप्त होता है जो e और c का क्या होगा, योग होगा, या हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी होगा। अब पुनः चौथा वेक्टर d इस प्रकार है तो हम वेक्टर f में अब d को जोड़ते हैं, वेक्टर f के नोक से हम d को खींच देते हैं। अब वेक्टर a के प्रारंभिक सिरे से d के नोक को हम मिला देते हैं तो परिणामी वेक्टर f प्लस d होगा, या कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा। प्यारे बच्चों अब कोई जरूरी नहीं है कि चारों वेक्टरों को हम त्रिभुज विधि से ही जोड़ें, हम चारों वेक्टरों को जो है हम बहुभुज विधि से हम इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं, एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को, दूसरे से तीसरे वेक्टर को हम जोड़ सकते हैं। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि चारों वेक्टरों को क्रम से जोड़ा जाए, क्रम परिवर्तित करके भी हम प्यारे बच्चों जोड़ सकते हैं। तो आपके सामने देखें हम क्रम परिवर्तित करके जोड़ रहे हैं और त्रिभुज विधि से भी नहीं जोड़ रहे हैं, हम क्रम से जोड़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने माना है जिस प्रकार दिया है, वेक्टर a खींचते हैं, वेक्टर a के नोक से प्रारंभ करके क्रम बदल रहे हैं, b ना खींच करके c को खींच देते हैं, c के नोक से d को खींच देते हैं, d से फिर b को खींच देते हैं। अब a के प्रारंभिक सिरे से b के नोक को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो एक परिणामी वेक्टर r डैश प्राप्त होता है जो a प्लस सी प्लस डी प्लस बी होता है। अब इन दोनों को हम ज्यामिति विधि से बनाने के बाद अगर हम नापते हैं स्केल से वेक्टर r को और वेक्टर r डैश को तो देखते हैं कि दोनों का परिमाण क्या आता है, समान आता है। प्यारे बच्चों साथ ही साथ देखते हैं कि r और r डैश की दिशा भी समान है। देखिए इसकी भी दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर। साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि r और r डैश एक दूसरे के समानांतर हैं। तो दोनों चित्रों को कंपेयर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि वेक्टर r और वेक्टर r डैश एक दूसरे के समानांतर, परिमाण में बराबर तथा दिशा में क्या है, समान है। तो हम जानते हैं ऐसे दो वेक्टरों को क्या कहते हैं, समान वेक्टर कहते हैं, जैसा कि पीछे आपको डेफिनेशन में पढ़ाया गया। इसका मतलब r और r डैश एक समान वेक्टर है तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं। वेक्टर r का मान a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वेक्टर r डैश का मान a प्लस सी प्लस डी प्लस बी है। तो प्यारे बच्चों आप समझेंगे, इससे स्पष्ट है कि दो वेक्टरों को हम, दो से अधिक वेक्टरों को हम सीधे क्रम से जोड़ें या क्रम परिवर्तित करके देखें, जोड़ें तो दोनों का परिमाण क्या आता है, समान आता है। इससे सिद्ध होता है कि दो से अधिक वेक्टरों का जोड़ना योग के साहचर्य नियम का
पालन करता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार दो से अधिक वेक्टरों को हम बहुभुज विधि से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, जो अगला हमारा कंटेंट है वो गणितीय विधि से दो वेक्टरों का जोड़ना है। प्यारे बच्चों, अब हम गणितीय विधि से दो वेक्टरों को जोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ज्यामितीय विधि से वेक्टरों का जोड़ना पढ़ा कि ज्यामितीय विधि से वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। अब जो प्यारे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं, गणितीय विधि से दो वेक्टरों को कैसे जोड़ते हैं। गणितीय विधि से दो वेक्टरों को जो हम जोड़ते हैं, वो जो जोड़ने की विधि है वो समांतर चतुर्भुज नियम कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, हम समांतर चतुर्भुज नियम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, यहां पर समझेंगे। आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है प्यारे बच्चों। हम इस प्रकार कहते हैं कि यदि दो वेक्टर जैसे ए और बी दो वेक्टर हैं, यदि दो वेक्टर परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से अगर प्रदर्शित हों, तो उनका परिणामी जो है वो समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होता है जो उसी बिंदु से होकर के जाता है जहां से वेक्टर ए और बी होकर के जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसे हम समांतर चतुर्भुज का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। प्यारे बच्चों, फिर से आप सुनेंगे, हम यहां क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, दो वेक्टरों के जोड़ने की विधि, गणितीय विधि हम पढ़ रहे हैं। दो वेक्टरों के जोड़ने की गणितीय विधि, या इसको कहते हैं दो वेक्टरों के जोड़ने की समांतर चतुर्भुज नियम विधि भी कहते हैं। दो वेक्टरों के जोड़ने की गणितीय विधि, या इसको दो वेक्टरों के जोड़ने की समांतर चतुर्भुज नियम विधि भी प्यारे बच्चों हम इसको कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, अब दो वेक्टरों के जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि या समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है, पहले उसको जान ले। यदि हम दो वेक्टरों को, जैसे वेक्टर ए और बी है, यदि हम दो वेक्टरों को समांतर चतुर्भुज, देखिए आपके सामने ओ पी क्यू एस, हमने एक समांतर चतुर्भुज खींचा है, इसका ये विकर्ण है और यहां से इस पर हमने लंब गिराया है। प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं हैं, एक दूसरे के बीच थीटा कोण बनाती है, और जो परिणामी आर है वो जो है वेक्टर ए से जो है अल्फा कोण बनाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर परिमाण के साथ दिशा भी होता है, इसलिए दिशा का इसमें संबोधन किया गया है। प्यारे बच्चों, अब आप समझेंगे कि दो वेक्टरों के जोड़ने के समांतर चतुर्भुज नियम विधि क्या होता है। अब समझेंगे, उस नियम को हम डिफाइन कर रहे हैं, चित्र को आप देखेंगे और इसी से उस नियम को आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे दो वेक्टरों के समांतर चतुर्भुज विधि को हम इस प्रकार पर परिभाषित कर सकते हैं कि यदि हम दो वेक्टरों के परिमाण व दिशा को एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें, तो इन दोनों वेक्टरों का जो परिणामी है वो उसी बिंदु से होकर जाता है जहां से वेक्टर ए और बी होकर के जाते हैं। इसे समांतर चतुर्भुज का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो आपके सामने ओ पी क्यू एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी संलग्न भुजा वेक्टर ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण बनाती हैं। इस समांतर चतुर्भुज में ओ क्यू एक विकर्ण है जिसका परिणामी आर है, और यह आर जो है वेक्टर ए से अल्फा कोण बनाता है। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में ओ एस और पी क्यू दो समांतर रेखाएं हैं, इसलिए अगर ये थीटा कोण बनाएगा तो ये भी थीटा कोण बनाएगा। ओपी भुजा को ई तक आगे बढ़ा लिया गया है और क्यू से एक लंब गिरा दिया गया है। लंब गिराते हम क्यों हैं, लंब इसलिए गिराते हैं, गिराकर रचना करते हैं ताकि उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को लगा सकें। अब प्यारे बच्चों, हम गणितीय विधि का मतलब होता है हम बीज गणित के सूत्र यानी गणितीय सूत्र की उत्पत्ति करने जा रहे हैं। तो यहां हम एक सूत्र की उत्पत्ति करेंगे, उस सूत्र के माध्यम से हम गणितीय विधि से हम परिमाण भी निकाल सकते हैं दोनों वेक्टरों के जोड़ का, और साथ ही साथ हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं सूत्र के माध्यम से। प्यारे बच्चों, गणितीय विधि का मतलब सूत्र के माध्यम से हमको बताना है कि उसका परिणामी क्या होगा दो वेक्टरों के जोड़ का, और उसकी दिशा क्या होगी। दोनों इसलिए बताना है क्योंकि वेक्टर में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो सबसे पहले चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग परिणामी ज्ञात करते हैं दो वेक्टरों ए और बी को जोड़ करके। इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का हम चयन करते हैं। देखिए ओ क्यू ई प्यारे बच्चों क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। प्यारे बच्चों हमेशा याद कर लें, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा।
और जो कोण उस त्रिभुज में होता है, जैसे अल्फा कोण है, तो इसके सामने की भुजा QE क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। जो 90 अंश के कोण के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, और जो एक कोण को संबोधित किया जाता है उसके सामने लंब होता है, शेष आधार हो जाता है, तीसरी भुजा जो है। अब पाइथागोरस प्रमेय को हम लगा रहे हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देख लेते हैं, कर्ण OQ स्क्वायर हो गया आपका, लंब QE स्क्वायर हो गया, आधार OE स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों। अब आप चित्र से देखेंगे तो हम OE को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। OE को देखिए, अगर OE को लेना है तो हम उसको OP प्लस PE लिख सकते हैं। देखिए OP प्लस PE चित्र में देख सकते हैं, OE को हम जो है OP प्लस PE लिख सकते हैं। गौर से देखें, ये OE है, इसको दो भाग में हम OP प्लस PE क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब लिखेंगे प्यारे बच्चों तो वहां रखेंगे भी OQ स्क्वायर बराबर OE के यहां पर देखिए OP प्लस PE का होल स्क्वायर और प्लस QE स्क्वायर। अब हम कोष्टक को तोड़ सकते हैं प्यारे बच्चों, OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE और प्लस QE स्क्वायर। ये देखिए, ये आपका हो गया प्यारे बच्चों QE स्क्वायर। अब जरा चित्र से और भी एक समकोण त्रिभुज को हम लेते हैं चित्र से प्यारे बच्चों। आप देखें चित्र से एक और आप देखेंगे चित्र से छोटा सा समकोण त्रिभुज बन रहा है प्यारे बच्चों। आप उसको देख सकते हैं, इस छोटे से समकोण त्रिभुज में क्या है आप देख सकते हैं, ये PQE है, ये छोटा वाला आप जो समकोण त्रिभुज दे रहे हैं। तो इसको हम ले लेते हैं त्रिभुज PQE में। इसको अगर हम प्यारे बच्चों लेते हैं तो इसमें भी हमारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो आप देखें इसमें कर्ण अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, PQ स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा QE स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा PE स्क्वायर। गौर से आप प्यारे बच्चों देख सकते हैं, जो समकोण त्रिभुज छोटा वाला है PQE, इसमें कर्ण आपका देखिए क्या हो जाएगा, PQ कर्ण होगा, QE लंब होगा और PE क्या होगा, आधार होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस मान को जो QE प्लस PE है, ये देखिए ये QE आपका है और यहाँ PE स्क्वायर है प्यारे बच्चों। ये देखिए इन हम दोनों के स्थान पर, ये देखिए ये दोनों, इन दोनों के स्थान पर QE प्लस PE स्क्वायर के स्थान पर हम PQ स्क्वायर को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हम लिखने जा रहे हैं, इस वैल्यू को इसमें रखने जा रहे हैं। तो देखिए OQ स्क्वायर बराबर ये हो गया OP स्क्वायर प्लस PE और QE, ये मिलकर के हो गया PQ स्क्वायर प्लस 2OP और इंटू PE हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग परिमाण ज्ञात करने जा रहे हैं गणितीय विधि से, और गणितीय विधि का व्यंजक हमने पाइथागोरस का प्रमेय लगा दिया और चित्र के अनुसार इसमें हम मानों को क्या करते हैं, रखते हैं। अब हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसमें हम चित्र से OQ का मान रखते हैं। OQ का मान प्यारे बच्चों देखिए R है, R का वर्ग करेंगे R स्क्वायर। OP का मान देखिए प्यारे बच्चों A है, A का मान रखेंगे A स्क्वायर। PQ का मान अगर समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसको भी B रखेंगे तो B स्क्वायर। 2OP, OP का मान A है, लेकिन प्यारे बच्चों देखेंगे कि PE का मान हमको प्राप्त नहीं है। अगर PE का मान नहीं प्राप्त है तो यहाँ हम समकोण त्रिभुज में PE का मान प्राप्त कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज PQE। अब प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज PQE में हम लोग त्रिकोणमिति का सूत्र लगाते हैं। त्रिकोणमिति का सूत्र आप जानते हैं, जब आधार ज्ञात करना होता है तो हम cos थीटा लगाते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण होता है। तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, PE आपका आधार हो जाएगा और कर्ण आपका क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप देखेंगे कि PE बराबर क्या प्राप्त होगा, PQ cos थीटा। प्यारे बच्चों आप देखेंगे हमने इस त्रिभुज का चयन किया है PQE, इसमें समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति का सूत्र हमने लगा दिया, cos थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण होता है, आधार PE हो गया और कर्ण आपका क्या हो गया, PQ हो गया। तो हमने लिख दिया कि PE बराबर क्या हो जाएगा, PQ cos थीटा हो जाएगा। अब इसमें इसको रख देते हैं, तो OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE के यहाँ पर PQ cos थीटा।
अब प्यारे बच्चों चित्र से सबका मान रख दें। आप देखेंगे कि इसका मान r है तो ये r स्क्वायर बराबर, इसका मान a है तो a स्क्वायर, इसका मान b है तो b स्क्वायर प्लस 2 OP का मान a है और PQ का मान b है और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। तो r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों। या इसी को हम r बराबर लिखेंगे तो करणी में देखिए हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आपने देखा प्यारे बच्चों, हम लोगों ने गणितीय विधि से हमने एक व्यंजक की उत्पत्ति की प्यारे बच्चों। हमने समांतर चतुर्भुज के नियम के हिसाब से हमने प्राप्त किया कि अगर दो वेक्टरों को गणितीय विधि से जोड़ना है, दो वेक्टर a और b दिया हो और उनके बीच का अगर कोण दिया हो दो वेक्टरों के बीच का, तो इस फार्मूले को लगाकर r बराबर करने में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से हम उसका परिणामी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमको चित्र नहीं खींचना पड़ेगा, ज्यामितीय विधि से हमको नहीं खींचना पड़ेगा। हमको केवल कह दे कि एक वेक्टर a और b है जिसका परिमाण 3 और 5 है, दोनों वेक्टरों के बीच का कोण 30 अंश है, यानी थीटा बराबर 30 अंश हो गया। a b और थीटा का मान रख करके हम लोग r के मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो इससे क्या प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, परिमाण प्राप्त हुआ। लेकिन वेक्टर के लिए क्या हमको प्राप्त होना चाहिए, परिमाण के साथ साथ दिशा भी प्राप्त होना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग दिशा भी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि दिशा क्या प्राप्त होता है। दिशा प्राप्त करने के लिए भी हम लोग उसी त्रिभुज को लेते हैं। हम लेंगे, आप देख सकते हैं कि जो दिशा है, किसकी दिशा हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं, परिणामी r की दिशा हम ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे परिणामी r वेक्टर a से अल्फा कोण बनाता है। मान लेंगे प्यारे बच्चों, हम मानेंगे कि जो परिणामी r है दोनों वेक्टरों का, वो वेक्टर a से अल्फा कोण बनाता है। अर्थात हमको परिणामी r का हमको क्या करना है, दिशा ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। हमने सबसे पहले मान लिया है कि माना परिणामी r वेक्टर a से अल्फा कोण बनाता है। तो आइए प्यारे बच्चों अब इसको हम देखेंगे तो हमारे पास हम tan थीटा लेते हैं, त्रिकोणमिति का सूत्र। हम त्रिभुज भी संबोधित कर देते हैं, त्रिभुज O आपका हो जाएगा Q और E। इस त्रिभुज में हम अगर tan थीटा लेते हैं प्यारे बच्चों, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, चित्र में आप गौर से देखें कि हमको tan थीटा बराबर क्या प्राप्त होगा। तो tan थीटा बराबर आपका जो है, अगर हम लेते हैं प्यारे बच्चों तो हमको अल्फा लेना होगा। इस त्रिभुज में चूंकि अल्फा कोण है, देखिए त्रिभुज OQE में जो कोण है अल्फा है, तो हमने tan अल्फा लिख दिया क्योंकि अल्फा ही परिणामी की क्या है, दिशा है। तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार। तो लंब आपका हो गया QE और आधार आपका हो जाएगा, नीचे देखेंगे तो OP प्लस PE हो जाएगा। आप गौर से देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखें ये लंब हो गया QE और आधार पूरा OE है, इसी को हमने OP प्लस PE लिख दिया। अब tan अल्फा बराबर प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए QE के भी मान को हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो इसी समकोण त्रिभुज में जैसे हमने cos थीटा का मान निकाला था, ठीक उसी प्रकार हम sin थीटा का मान निकाल लेंगे। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कोण। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसी त्रिभुज में हम ले रहे हैं PQE में, PQE में ही हम ले रहे हैं। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। तो sin थीटा जब लेंगे तो लंब देखिए क्या हो गया QE और कर्ण आपका क्या हो गया 90 अंश के सामने PQ। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि QE जो है PQ sin थीटा के बराबर। आप देख सकते हैं कि QE किसके बराबर है, PQ sin थीटा के बराबर। इसी मानों को रख दीजिए, QE के स्थान पर रख देंगे PQ sin थीटा और बटा के OP प्लस PE को लिख देंगे, वो हमने निकाला था PQ cos थीटा और सारे मान को इसमें रख देते हैं। तो tan अल्फा बराबर PQ देख लीजिए चित्र में क्या है, B है, तो हो जाएगा B sin थीटा बटा में OP देख लीजिए क्या है, A है, तो A प्लस ये हो जाएगा B cos थीटा।
तो प्यारे बच्चों, इस सूत्र को लगा करके हम परिणामी आर की दिशा को क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसको समझेंगे कि हम क्या किस प्रकार इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। हम लोग जो है सबसे पहले हम लोगों ने सूत्र की उत्पत्ति की है कि किस प्रकार गणितीय विधि से समांतर चतुर्भुज के नियम को हम प्राप्त करते हैं, या दो वेक्टरों के जोड़ने के समांतर चतुर्भुज नियम को प्राप्त करते हैं। यानी ये प्राप्त होता है आर बराबर करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसकी दिशा प्राप्त होती है tan अल्फा बराबर q साइन थीटा बटा में p प्लस b साइन थीटा बटा में a प्लस b cos थीटा। प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमको उम्मीद है प्यारे बच्चों कि ये आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पुनः आपकी समस्या को मैं सॉल्व करूंगा। तो आप समझेंगे कि हम दो वेक्टरों को गणितीय विधि से जोड़ना अगर है तो हम सूत्र का प्रयोग करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दो विधि हमने बताया वेक्टरों के जोड़ने की। एक ज्यामितीय विधि जो स्केल से खींच करके हम जो है नाप करके बताते हैं कि उसका परिमाण क्या होगा, और दूसरी विधि हमने गणितीय विधि बताया जिसके सूत्र के माध्यम से हम प्राप्त कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, सूत्र के माध्यम से हम प्राप्त करेंगे तो हमको दोनों फार्मूला लगाना होगा। आर बराबर करने में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिससे हमारा परिमाण प्राप्त होगा, और दूसरा सूत्र लगाना होगा tan अल्फा बराबर b साइन थीटा बटा में a प्लस b cos थीटा। इसको लगाएंगे तो अल्फा प्राप्त होगा जो परिमाण आर की दिशा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा, जिससे हम गणितीय विधि से इस प्रकार सवालों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कहीं से कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।